नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। लंदन से इंडिया की ओर आने वाला विमान हवाई अड्डे पर उतरने को तैयार था। परिचारिका घोषणा कर रही थी कि कृपया यात्रीगण अपनी पेटी बांध लें। यह सुनकर रोमी की तंद्रा भंग हुई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक नज़र गोद में सो रही नन्ही बेटी की तरफ देखा। कितनी मासूम है ये, जिंदगी में हुए हादसे से बिल्कुल अनजान। इसे क्या पता, इसके जीवन का एक छायादार वृक्ष छीन लिया गया है एक दर्दनाक हादसे ने। रोमी के हृदय से आह निकली, हाय मेरी फूल सी बच्ची कैसे जान पाएगी कि पिता का साया क्या होता है। 3 वर्ष पहले रोमी का विवाह ऊंचे ठाकुर खानदान में तय हुआ था। लड़का विदेश में सेटल था। वह शादी के 4 दिन बाद ही पति के साथ विदेश उड़ जाएगी, यह कहकर सखी सहेलियां चिढ़ा रही थी। रोमी का दिल बहुत घबरा रहा था। कितना रईस खानदान है और लड़का विदेशी। न जाने कितना विदेशी रंग चढ़ा होगा उन पर। शराब पीकर नाइट पार्टियां करता होगा। क्या पता लंदन की गोरी मेम के साथ उसका चक्कर हो और भी न जाने क्या क्या। यही सब सोचकर रोमी के चेहरे पर कई हाव भाव आ रहे थे। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई और चौथे ही दिन विदेश के लिए रवाना हो गई। विदेश पहुंची तो कुछ ही दिनों में रणबीर का असली चेहरा सामने आने लगा। रणबीर उसकी कल्पनाओं से कहीं बेहतर साबित हुआ। उसने न केवल ऊंची पढ़ाई हासिल की थी बल्कि उसके व्यवहार में भी ऊंचाइयां थी। रणबीर हमेशा ध्यान रखता था कि कहीं रोमी को अकेलापन महसूस न हो। लंदन जाते ही उसने सबसे पहले अच्छे भारतीय परिवारों से उसकी मुलाकात कराई ताकि विदेशी जमीन पर अपनेपन का एहसास रोमी को दिया जा सके। फिर उनके परिवार में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उस समय रोमी का जीवन बहुत धूमधाम से बीत रहा था। बहुत बड़ी पार्टी दी थी उसके पति रणबीर ने। रिश्तेदार तो कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन विदेश में भी अपने देश के बहुत सारे परिवार पार्टी में शामिल हुए थे। सब ने रोमी को भर भर कर शुभकामनाएं दी थी। बेटी परी अभी 10 माह की ही हुई थी कि ऑफिस से लौटते समय रणवीर की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयानक था कि रोमी के जीवन के सारे रंग स्याह काले हो गए। रणवीर कभी ना खत्म होने वाला इंतजार दे गया माँ बेटी को। रोमी की सास हमेशा अपने बेटे की सलामती चाहती थी। विदेश में बेटा परिवार सहित खुश रहे, लेकिन इस हादसे से ठकुराइन जिंदा लाश बन गई। उसकी सारी ताकत मानो बेटे के साथ चली गई। वह बोलने की शक्ति खो बैठी। बस बिस्तर पर पड़ी आंखों से आंसू बहाती रहती। रणवीर के दोस्तों ने अंतिम संस्कार तो वहीं पर कर दिया। आज रोमी बाकी के कर्मकांड संपन्न करने भारत लौट रही थी। गोद में 10 महीने की दूध मुही बच्ची। विमान जैसे जैसे हवाई अड्डे के करीब आता जा रहा था, रोमी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। कैसे जाएगी वह अपने परिवार वालों के सामने। वह स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। कभी 16 श्रृंगार कर इसी हवाई अड्डे से अपना नया संसार बसाने गई थी। आज अपना सुहाग उस धरती पर लुटाकर तमाम दुख दर्द आंचल में समेट कर लौट रही थी। विमान हवाई अड्डे पर रुका। परिवार वाले बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रोमी एक हाथ में नन्ही बेटी और दूसरे हाथ में पति का अस्थि कलश थामे विमान से उतरी। रोमी की माँ की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। कैसे ढांढस बंधाए अपनी बेटी का। शब्द और हिम्मत दोनों ही हार गए। पापा की दुलारी रोमी, उनके कलेजे का टुकड़ा। हाय मेरी बेटी ने 7 समंदर पार कैसे इतने बड़े संकट को सहन किया होगा। मायके और ससुराल में इतना बड़ा परिवार, लेकिन इस दुख की घड़ी में कोई बेटी के साथ नहीं था। हवाई अड्डे से बाहर आते ही रोमी को माँ बाप दिखाई दिए। देवर कुंवर प्रताप दौड़कर उसके पास आया और उसने अस्थि कलश रोमी के हाथ से ले लिया। रोमी के भाई ने नन्ही परी को बहन से लेकर सीने से लगा लिया। रोमी माँ के आंचल में समा गई। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा हृदय विदारक दृश्य जो कोई सुनता उसी की आंखें नम हो जाती। अस्थि विसर्जन के बाद रोमी के ससुराल वालों ने निर्णय लिया कि अब बहू लंदन नहीं जाएगी। दोनों माँ बेटी यहीं रहेंगी सबके साथ। रोमी ने भी पूरी कोशिश की परिवार के साथ मिलकर अपना दर्द बांटने की। नन्ही परी देवर कुंवर प्रताप के बेटे के साथ घुल मिल गई थी। दोनों अबोध बच्चे बहुत
प्यार से एक दूसरे के साथ खेलते, रोमी को सुकून मिलता। रोमी की देवरानी नीलू भी उसका बहुत मान सम्मान करती, हर बात में दीदी दीदी कहकर पुकारती। 1.25 महीना होते ही रोमी के मायके से दहलीज छुड़ाने की रस्म कराने उसके पिताजी आ पहुँचे तो 8 दिन मायके में रहकर वापस ससुराल लौट आई। विदेश में रहकर भी वह अपने संस्कार नहीं भूली थी। वह जानती थी कि अब भी उसका असली घर ससुराल है। उसके पास रणवीर की निशानी परी है, जिसके सहारे वह अपनी जिंदगी गुजार देगी। 8 दिन बाद मायके से लौटी रोमी ने महसूस किया कि ससुराल के माहौल में कुछ परिवर्तन हुआ है। जाने क्यों अब उसे आसपास की हवा उतनी साफ नजर नहीं आ रही थी। कहीं कुछ घुटा घुटा सा लगता था। हवाओं में उलझते जाल नजर आते या फिर उसे उलझाने के लिए जाल तैयार किया जा रहा था। दीवारों में कहीं कुछ दरार सी लगता कहीं कुछ उसके खिलाफ पक रहा है। ससुर जी अक्सर उसके सामने आने से कतराने लगे। पहले बेटी की तरह मान सम्मान देते थे, कहते थे, यहाँ तक कि हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े, लेकिन अब नजरें चुरा रहे थे। देवर कुंवर उससे उसकी बातें बहुत कम हो पाती थी, क्योंकि वह उसकी मन स्थिति जानती नहीं थी। शादी के 4 दिन बाद ही तो वह लंदन के लिए रवाना हो गई थी। देवर को इतना जानने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन देवर की घूरती नज़रें कुछ बयां कर रही थी। ठकुराइन तो बेटे की मौत का पता लगते ही ऐसी बेसुध हुई कि आज तक उन्हें अपना होश ही नहीं। उनके लिए एक नौकरानी अलग से लगा दी गई थी। सुबह शाम रोमी सास के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने उनके कमरे में जाती तो वह निरंतर बिना पलके झपकाए बहू को सफ़ेद लिबास में देखकर आंसू बहाती रहती, लेकिन जुबान से कुछ ना कहती। एक रात रोमी बेटी के साथ अपने कमरे में सो रही थी। रात के समय लगभग 2 बजे किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। रोमी ने पूछा, कौन है? बाहर देवर खड़ा था। बोला, दरवाज़ा खोलो, कुछ काम है। रोमी को थोड़ा अटपटा लगा। आज देवर ने भाभी कहकर संबोधित नहीं किया था। दरवाज़ा खोलते ही देवर बिजली की गति से कमरे में प्रवेश कर गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और रोमी के साथ जबरदस्ती करने लगा। रोमी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो घर के अन्य सदस्य जाग गए। देवर दरवाज़ा खोलकर भाग गया, जाते हुए चेतावनी दे गया, अगर किसी को कुछ बताया तो बेटी से हाथ धो बैठूगी। रोमी ने अपनी अस्त व्यस्त हालत ठीक की। इज्जत बचाने की जदोजहद में बेटी भी जाग गई थी। वह बेड पर बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद देवरानी नीलू कमरे में आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पता था। यह एक सोची समझी साजिश थी। देवर तब तक ससुर के कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। ससुर के साथ उसकी देर रात तक कारोबार से संबंधित मीटिंग चलती थी और फिर अक्सर वह वहीं सो जाया करता था। सब कुछ ठीक ठाक पाकर देवरानी भी फिर से सो गई। आज रात के हादसे से रोमी बहुत डर गई थी। वह भीतर ही भीतर घुल रही थी। अब एक ही छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल था। अगले दिन वह सास के सीने से लगकर फूट फूट कर खूब रोई, अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन सास आज भी सिर्फ आंसू ही बहा रही थी। मुंह से एक शब्द नहीं बोला, लेकिन नज़रें बहुत कुछ बयां कर रही थी, जैसे कह रही हो कि तू विदेश चली जा बेटी, यह लोग तुझे नोच खाएंगे। दोपहर लंच के समय रोमी ने ससुर जी से कहा, पिताजी मैं अपनी बेटी के साथ विदेश जाना चाहती हूँ, हमारी टिकट करा दीजिए। 1 मिनट के लिए वह चुप रही, फिर घूरती नज़रों से देवर की तरफ देखने लगी। कहीं इसने कोई ऊंच नीच तो नहीं कर दी। देवर के चेहरे का रंग बदल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ससुर जी ने कहा, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते बेटी, इस विषय पर सोच विचार करके मैं तुम्हें बता दूंगा। और वे खाना खाकर वहां से चले गए। रोमी को इस घर में घुटन महसूस हो रही थी। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल था। रातों को नींद नहीं आती थी। उस रात भी रोमी किचन से पानी लेने अपने कमरे से निकली थी तो देखा कि ससुर जी के कमरे की लाइट जल रही। उनके कमरे में कौन हो सकता है? इतनी रात को वह किससे बातें कर रहे हैं? यह सब सोचकर वह दरवाजे के ठीक पास दीवार से सटकर खड़ी हो गई और अंदर चल रही बातों को सुनने लगी। भीतर देवर कुंवर साहब मौजूद थे, जिसे देखकर उसका खून खोल उठा। उसी पल वापस लौट जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके कदम मुड़े उसके कानों से आवाज़ टकराई, क्या करता, साली मानती ही नहीं, बड़ी सती सावित्री बनती रहती। मैं तो अपने प्लान में सफल होने वाला था कि वह चिल्लाने लगी, तुम्हारे भाई की विधवा हूँ देवर जी, मुझे छोड़ दो, ऐसा जुल्म ना करो, बड़ी भाभी तो माँ सम्मान होती है। यह सुनकर रोमी एक पल के लिए पत्थर हो गई। यह तो उसके बारे में ही चर्चा हो रही थी। शायद बाबूजी देवर को डांट रहे हैं।
यही सोचकर उसके मन में आगे की बात जानने की इच्छा हुई। अरे नालायक, तुझसे किसने कहा था कि पहली बार में ही मांस नोच लेना? अरे जानता नहीं वह विदेश से आई नजाकत है उसके शरीर में, जैसा जिसका मिजाज सोच समझकर पासा फेंकना चाहिए। तू तो पहली बार में ही उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। ऐसे काम नहीं होता। पहले बहलाते फुसलाते तुझे पहले उसका विश्वास जीतना था। माँ बेटी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए थी, दर्द बांटते हुए सांत्वना देनी थी। तू तो पहली बार में ही जवानी का जोर दिखा बैठा, सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। अब कोई दूसरा उपाय खोजना होगा। सुना नहीं तूने? दोपहर को विदेश वापस लौटने की कह रही थी। लानत है तुझ पर, मेरा खून होकर एक औरत को काबू नहीं कर पाया। मुझे नहीं लगता कि अब वह तुझे अपने पास भी फटकने देगी। सोच ले, अगर चिड़िया विदेश उड़ गई तो फिर आधी जायदाद हाथ से जाती रहेगी। नाग फन फैलाए, इससे पहले उसे कुचल देना चाहिए। कुछ ऐसा सोच जिससे वह इस घर की चार दीवारी के अंदर तेरी रखैल बनकर पड़ी रही। देवर बोला, वह सब तो ठीक है पिताजी, अब मैं जरा समझदारी से काम लूँगा। विदेश से आई मोम की गुड़िया पिघलने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। माफ़ी मांग लूँगा, जरा सी सहानुभूति दिखाऊंगा तो तुरंत ही मेरी हो जाएगी। लेकिन परी का क्या करना है? वह तो अपने पिता की जायदाद की हकदार है। ससुर जी बोले, अरे तू तो बेवकूफ़ है क्या? लड़की भी जायदाद की वारिश हुआ करती है क्या? वह तो पराई होती, शादी कर देंगे, अपनी ससुराल चली जाएगी, बात खत्म। रोमी से तुम संबंध बना लेना, किसी तरह से तुम्हारे नाम का एक लड़का रोमी से हो जाए, बस सारी परेशानी हल हो जाएगी। रोमी ने यह सब सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। यहाँ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वह दबे पांव अपने कमरे में चली गई। आंखों में नींद कहाँ थी, रात भर रोती रही। रणबीर, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गई? मैं कैसे सामना करूंगी असमत के लुटेरों का? फिर बेटी के चेहरे की तरफ देखा। नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। अपने लिए ना सही, पर अपनी बेटी के लिए मुझे यह लड़ाई लड़नी होगी। रोमी अगले ही दिन भाई को बुलाकर मायके चली गई। वहां जाकर माता पिता और अपने भाई को यह बात बताई तो वह भी चौंक गई। भाई उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन रोमी ने कहा, नहीं भाई, यह मेरी लड़ाई, मुझे अकेले ही लड़नी है। फिर उसने कोर्ट केस कर दिया। प्रॉपर्टी में उसे पति का हिस्सा उसे मिलना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, फिर उसे लंदन भी लौटना है। अर्जी लगा दी। ससुराल नोटिस पहुंचा। जायदाद के बंटवारे का रोमी ने हिस्सा मांगा था, अपने सुहाग का। नोटिस को देखकर ससुर और देवर जी की तोड़ियां चढ़ गई। ससुर जी देवर पर गुस्सा होते हुए बोले, मैं ना कहता था विदेश से आई सारे दांव पेच जानती, इतनी जल्दी काबू में नहीं आएगी। मैंने तो कहा था रणवीर की अस्थियों का विसर्जन वहीं विदेश में करने दो। तुम ही नहीं माने। अस्थि कलश के बहाने तुम उस विदेशी चिड़िया को काबू करना चाह रहे थे, तो लो वह तो उड़ गई पिंजरा तोड़कर। वहीं पड़ी रहती माँ बेटी विदेश में, कम से कम आधी प्रॉपर्टी तो ना गंवानी पड़ती। कोर्ट नोटिस के सामने ससुर जी को झुकना पड़ा और उन्हें अपनी जायदाद का बंटवारा करना पड़ा। रोमी अपने हिस्से की जायदाद बेचकर वापस लंदन चली गई, क्योंकि यहाँ पर उसे हमेशा अपनी और अपनी बेटी की जान का खतरा बना रहता। आज रोमी की बेटी बड़ी हो चुकी। भारतीय मूल के विदेशी लड़के से रोमी ने उसकी शादी रचाई। दामाद भी बहुत अच्छा है। दोनों उसे बहुत मान सम्मान देते हैं। जब भी पिछली बातें याद आती हैं तो आज भी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।